एक दिन अचानक तुम्हारे संघर्षों पर मरहम बनने सफलता तुमसे मिलने आएगी। बेवक्त बिन बताए एक स्क्रीन पर दिखते कुछ अंक तुम्हारे जिंदगी के पन्नों को पलट देंगे। फिर तुम रोओगे, सहमोगे, फिर खुद को दोगे शाबाशी। बस इंतजार करना धैर्य के साथ। मैं फिर कह रहा हूँ, धैर्य के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जीके बाय आकाश शर्मा पर। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम चर्चा करेंगे भारतीय संविधान के भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी पर। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसकी चर्चा भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक किया गया है। इसकी अवधारणा आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, यानी कि ये जो कॉन्सेप्ट है डीपीएसपी का, हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। दोस्तों, इसका उल्लेख 1935 के भारत शासन अधिनियम में था। इसे वहाँ निर्देशों का उपकरण कहा जाता था। नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, यानी कि इसे हम न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। जैसे कि भाग 3 में उल्लेखित अधिकारों के बारे में था कि अगर उसका हनन होता है तो उसे हम न्यायालय में चुनौती दे सकते थे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को सामाजिक आर्थिक न्याय का प्रतीक कहा जाता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व गांधी दर्शन से संबंधित हैं। यह लोक कल्याणकारी राज्य यानी कि वेलफेयर स्टेट का प्रतीक है। अनुच्छेद 36 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 36 में राज्य शब्द का वही अर्थ है जो अनुच्छेद 12 में था। अनुच्छेद 37 में 3 बातें उल्लेखित हैं। पहला है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, यानी कि इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता है। दूसरा है, यह देश के शासन के लिए मूलभूत हैं, यानी कि यह देश में शासन के लिए जरूरी है। तीसरी बात है, नीतियां बनाते समय इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। अनुच्छेद 38 कहता है कि राज्य इस प्रकार की नीतियां बनाएगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय स्थापित हो सके तथा लोक कल्याण किया जा सके। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह एकमात्र अनुच्छेद है जिसमें यह तीनों न्याय उल्लेखित हैं तथा इसके अलावा प्रस्तावनाओं में भी यह तीनों न्याय उल्लेखित हैं। अनुच्छेद 38.2 कहता है कि राज्य आय की असमानता को कम करेगा, यानी कि गरीब और अमीर के बीच की जो डिफरेंस है उसको कम करेगा तथा लोगों के बीच सुविधा, प्रतिष्ठा तथा अवसरों के असमानता को भी कम करेगा। प्रतिष्ठा तथा अवसर की समानता का उल्लेख प्रस्तावना में भी किया गया है। अनुच्छेद 39 में 6 बातें उल्लेखित हैं। पहला है कि पुरुषों एवं स्त्रियों को आजीविका प्राप्त करने का समान अवसर होगा, यानी कि जितना अवसर पुरुषों को दिया जाएगा उतना ही अवसर स्त्रियों को भी दिया जाएगा आजीविका प्राप्त करने के लिए। दूसरी बात है, भौतिक संसाधनों का स्वामित्व एवं नियंत्रण इस प्रकार हो कि जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप प्राप्त हो, यानी कि देश के संसाधनों पर कुछ खास लोगों का ही नियंत्रण ना हो, बल्कि इसका नियंत्रण सब पर हो बराबर तरीके। तीसरा है, आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार से संचालित की जाए कि जिससे धन एवं उत्पादों का केंद्रीकरण ना हो, यानी कि जो देश के धन और उत्पाद हों उस पर केंद्रीकरण ना हो, यानी कि किसी खास लोगों का नियंत्रण सिर्फ ना हो बल्कि ये समान लोगों में बटे। चौथा, सभी पुरुषों एवं स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए, यानी कि जो कार्य पुरुष कर रहा है अगर वही काम स्त्री कर रहे तो उन दोनों का वेतन समान होना चाहिए। पांचवा है, सभी स्त्री एवं पुरुष कार्मिकों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों के सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना हो, यानी कि लोगों के स्वास्थ्य एवं शक्ति तथा बालकों के कम उम्र के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। अनुच्छेद 39 में यह भी उल्लेखित है कि नागरिक आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर ऐसा रोजगार ना करें कि जो उनके शक्ति तथा आयु के खिलाफ हो। छठा है, बालकों को स्वतंत्र एवं गरिमा युक्त वातावरण उपलब्ध करवाया जाएगा तथा उन्हें स्वस्थ विकास एवं सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी तथा उनके शोषण और आर्थिक प्रत्याग की रक्षा की जाएगी। अनुच्छेद 39 का ये कहता है कि राज्य के सभी लोगों के लिए समान न्याय और विधिक सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी, यानी कि सभी लोगों को समान न्याय मिलेगा और विधिक सहायता मिलेगी। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। अनुच्छेद 40 कहता है, राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करेगा तथा उन्हें ऐसी प्राधिकार और शक्तियां देगा जिससे कि वे स्वायत्त शासन यानी कि सेल्फ गवर्नमेंट की इकाई बन सके। अनुच्छेद 40 गांधी जी के ग्राम स्वराज से संबंधित है। अनुच्छेद 41 कहता है, राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य एवं विकास की सीमाओं में रहते हुए काम,
शिक्षा तथा सहायता उपलब्ध करवाएगा। अनुच्छेद 41 में यह भी उल्लेखित है कि बेरोजगार, बीमार तथा बुजुर्ग और निःशक्त यानी कि जो काम नहीं कर सकते हैं उन्हें सहायता उपलब्ध करवाएगा। अनुच्छेद 42 कहता है राज्य कार्य की न्याय संगत और मनोचित दशाएं उपलब्ध करवाएगा, यानी कि जो व्यक्ति जिस कार्य को करने में सक्षम है वह व्यक्ति वही कार्य करे। अनुच्छेद 42 में यह भी उल्लेखित है कि प्रस्तुति सहायता यानी कि मैटरनिटी रिलीफ उपलब्ध करवाएगा। अनुच्छेद 43 कहता है कि राज्य जीवन निर्वाह योग्य मजदूरी उपलब्ध करवाएगा, यानी कि किसी कार्य के लिए कम से कम उतना मजदूरी दी जाए कि जिससे उस व्यक्ति का जीवन निर्वाह हो सके। अनुच्छेद 43 में राज्य द्वारा कुटीर उद्योगों को स्थापना करने एवं उसको बढ़ावा देने का भी उल्लेख किया गया है। कुटीर उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा देना गांधीवाद से संबंधित है। अनुच्छेद 43 का ये कहता है कि राज्य उद्योगों के प्रबंधन में कार्मिकों की भागीदारी को सुनिश्चित करेगा, यानी कि जो कार्य करने वाले हैं उद्योगों में उनकी भागीदारिता हो। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। यह ट्रेड यूनियन का आधार है, यानी कि जो मजदूर नेता बनते हैं उनका बनने का आधार अनुच्छेद 43A ही है। अनुच्छेद 43 भी कहता है कि राज्य सहकारी संस्थाओं की स्थापना को बढ़ावा देगा। इस अनुच्छेद को 97वें संविधान संशोधन द्वारा 2012 में जोड़ा गया था। अनुच्छेद 44 कहता है कि भारत के भीतर सभी नागरिकों को एक समान नागरिक संहिता प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने का प्रयास किया जाएगा। एक देश में रहने के लिए सभी लोगों के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए एक प्रकार की व्यवस्था होना समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड कहलाता है। भारत में अधिकांश मामलों पर समान नागरिक संहिता लागू है, लेकिन विवाह करना, तलाक लेना, गोद लेना तथा उत्तराधिकार के मामलों में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं है। सारा बानो बनाम भारत संघ 2017 के मामले में 3 तलाक यानी कि तलाक़े बिद्दत को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो 1985 के मामले में तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के लिए भरण पोषण की भत्ता को स्वीकार किया गया। अनुच्छेद 45 में वर्तमान समय में लिखा हुआ है कि राज्य 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं शिक्षा प्रदान करे, लेकिन मूल संविधान के अनुच्छेद 45 में लिखा हुआ था कि राज्य 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए प्रारंभिक एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाएगा, लेकिन इसे 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा नीति निर्देशक तत्व से हटाकर मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 21 में जोड़कर इसे मौलिक अधिकार बना दिया गया। भारत में आंगनवाड़ी शिक्षा का आधार अनुच्छेद 45 ही है। अनुच्छेद 46 कहता है कि राज्य जनता के दुर्बल वर्गों विशेषकर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के शिक्षा एवं अर्थ यानी कि इकोनॉमी संबंधी हितों में वृद्धि करेगा। अनुच्छेद 46 में इन सभी वर्गों को सामाजिक न्याय एवं शोषण से बचाने का भी उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 47 में उल्लेखित है कि राज्य अपने लोगों के पोषाहार स्तर, जीवन स्तर तथा स्वास्थ्य स्तर में सुधार को अपना पहला कर्तव्य मानेगा। अनुच्छेद 47 में यह भी उल्लेखित है कि राज्य मादक पदार्थों तथा स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने वाले औषधियों पर रोक लगाएगा। शराबबंदी कानून का आधार अनुच्छेद 47 ही है। अनुच्छेद 48 कहता है कि राज्य कृषि एवं पशुपालन में सुधार करने हेतु आधुनिक एवं वैज्ञानिक प्रणालियों का उपयोग करेगा। अनुच्छेद 48 में यह भी उल्लेखित है कि राज्य गायों विशेषकर बछड़ों एवं दुधारू पशुओं के नस्लों में सुधार करने हेतु उनके वध यानी कि हत्या पर रोक लगाएगा। अनुच्छेद 48A कहता है कि राज्य पर्यावरण का संरक्षण करेगा एवं वन्य जीवों की रक्षा करेगा। यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। इसी तरह का प्रावधान अनुच्छेद 51 के A के अंतर्गत मूल कर्तव्यों में भी किया गया है। अनुच्छेद 49 में उल्लेखित है कि संसद विधि बनाकर राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थान तथा वस्तुओं का संरक्षण करेगा। अनुच्छेद 49 से भी कहता है कि राज्य उनके विनाश, विरूपण तथा निर्यात से संरक्षण प्रदान करेगा, यानी कि ऐसे चीज जो राष्ट्रीय स्तर के महत्व के हैं उनके निर्यात पर रोक लगाएगा, उनका विरूपण यानी कि उनका रूप बदलने पर रोक लगाएगा। अनुच्छेद 50 कहता है कि राज्य लोक सेवाओं से न्यायपालिका को अलग करेगा। अनुच्छेद 51 कहता है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देगा, राष्ट्रों के बीच न्याय संगत एवं सम्मानजनक व्यवहार को बढ़ावा देगा,
अंतर्राष्ट्रीय विधियों, समझौतों तथा बाध्यताओं के प्रति सम्मान बढ़े। अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान मध्यस्थता से हो, उसे प्रोत्साहित करेगा। अनुच्छेद 51 ही भारत के विदेश नीति का आधार है। अब हम जानते हैं DPSP पर कुछ लोगों द्वारा किए गए टिप्पणियों के बारे में। प्रोफेसर KT शाह ने नीति निर्देशक तत्वों को ऐसा चेक कहा है कि जिसकी भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर है। नसीरुद्दीन शाह के अनुसार नीति निर्देशक तत्व प्रथम वर्ष के पहले वादे हैं जिसे दूसरे दिन भुला दिए जाते हैं। TT कृष्णमाचारी ने कहा है कि नीति निर्देशक तत्व संविधान निर्माताओं की कूड़ादान है। ग्रेनविल ऑस्टिन के अनुसार नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान की आत्मा है। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 के मामले में यह निर्णय दिया गया कि नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार एक सिक्के के दो पहलू हैं तथा यह एक दूसरे के पूरक तथा मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्वों की समरूपता संविधान की आधारभूत संरचना है। यहाँ पर समाप्त होता है भारतीय संविधान का भाग 4, जिसमें हम लोगों ने अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक चर्चा की है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग चर्चा करेंगे मूल कर्तव्यों के बारे में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।